आज बच्चों में SM नफीस, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, वरुण कॉलेज कोटा, आपको ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया व प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और प्रकाश अवशोषण के नियम के बारे में आपको बताऊंगा। देखिएगा, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। इसमें ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया जो होती है, इसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसमें दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित होता है। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया जो होती है यह अंधेरे या अदीप्त में भी हो सकती है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। तीसरा, इसमें ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया की दर ताप द्वारा प्रभावित होती है तथा ताप गुणांक अधिक होता है। यह अभिकारक की सांद्रता व्युत्पत्ति से प्रभावित होती है। इनमें अभिक्रिया की दर ताप से लगभग अप्रभावित होती है, लेकिन यह प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करती है। इनका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। चौथा, इनमें मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में अवश्यमेव कमी होती है। अतः ऊष्मा अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है, स्पॉन्टेनियस है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया डेल्टा जी ऋणात्मक नहीं होता, अर्थात मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि अणु विकिरणों को अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था ग्रहण करता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होती। पाँचवां, यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में त्वरित किए जा सकते हैं। इधर ये कुछ प्रकाश संवेदक फोटो सेंसिटाइजर की उपस्थिति में प्रारंभ किए जाते हैं तथा ये उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते। ये प्रकृति में और इसके बाद ये प्रकृति में सरल होती हैं और ये प्रकृति में जटिल होती हैं। सातवां, ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सामान्यतः चयनित नहीं होते, जबकि ये अभिक्रियाएं चयनित होती हैं, अर्थात विशेष प्रकार के विकिरण अवशोषित कर विशेष बंध या समूह को उत्तेजित करती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो चयनित नहीं होती। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सभी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं ये चयनित होती हैं, सेलेक्टिव होती हैं। इसका मतलब ये होता है या यह हम इससे समझ सकते हैं कि एक ये विशेष प्रकार के विकिरण अवशोषित कर विशेष बंध या समूह को उत्तेजित करती हैं। ठीक है। आठवां, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो 10⁻⁴ से 10⁵ कैलोरी प्रति मोल, जबकि इसमें विकिरण ऊर्जा जो होती है 23 से 230 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बाद हम बात करें प्रकाश अवशोषण के नियम। क्या होते हैं प्रकाश अवशोषण के नियम? जब एक वर्णी प्रकाश विकिरण एक सममांगी माध्यम से टकराती है तो उस विकिरण का कुछ भाग माध्यम द्वारा परावर्तित, कुछ अवशोषित, शेष भाग पारगमित हो जाता है। अर्थात यदि I0 आपतित विकिरण आवृत्ति हो, IR परावर्तित विकिरण आवृत्ति हो, IA अवशोषित हो और IT पारगम्य विकिरण की आवृत्ति हो, तो फिर हम लिख सकते हैं I0 बराबर IR प्लस IA प्लस IT। जहाँ I0, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये देखा गया है कि IT का मान बहुत कम होता है, लगभग 4% होता है, इसलिए इसे नगण्य माना जाता है। ठीक है। IR का मान को हम लगभग नगण्य मानते हैं, तो I0 बराबर IA प्लस IT या IA = I0 माइनस IT। लैम्बर्ट के अनुसार अवशोषण विलयन में उपस्थित स्पीशीज तथा उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है। अतः अब हम लैम्बर्ट के नियम को देखेंगे कि लैम्बर्ट का नियम क्या होता है। देखिएगा, लैम्बर्ट का नियम क्या होता है। लैम्बर्ट का नियम को देखें हम। लैम्बर्ट ने 1760 में यह नियम प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब एक वर्णी मोनोक्रोमेट प्रकाश की समानांतर किरणें किसी सममांग पारदर्शी अवशोषण करने वाले माध्यम से गुजरती हैं या लंबवत गिरती हैं, तो अवशोषी माध्यम में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में
प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर आपतित किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात एक से माध्यम में किसी वस्तु की बराबर मोटाई की परतें हमेशा वस्तु पर गिरने वाले प्रकाश का बराबर भाग इक्वल फ्रैक्शन को अवशोषित करती हैं। यदि dx पथ चलने पर यदि तीव्रता में कमी di हो तो हम लिख सकते हैं -di/dx प्रोपोर्शनल टू i, यानी कि पथ के साथ तीव्रता में कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। या di माइनस यहाँ माइनस जो है ये बताता है कि जो तीव्रता में कमी होती है, पथ के साथ तीव्रता में कमी होती है, ये di/dx इक्वल टू ki, जहाँ पर k को हम क्या मानते हैं, जहाँ को हम k को समानुपातिक स्थिरांक मानते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। यहाँ इस समानुपाती स्थिरांक के जो अवशोषित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे अवशोषण गुणांक कहते हैं, एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है वेरिएबल को सेपरेशन करें, i इंटेंसिटी अलग ले जाएं और x को अलग ले जाएं, तो -di/i इज इक्वल टू k dx। ठीक है, k dx हम यहाँ पर कर देते हैं। अब लिमिट लेकर हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, I0 टू IT लिमिट लेकर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बच्चों देखिएगा, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद हम देखते हैं कि ln I0/IT इज इक्वल टू ln I0/IT इज इक्वल टू kx। ठीक है ना, यहाँ पर हमने या I0/IT इज इक्वल टू e टू द पावर kx, या IT इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kx, इसको हमने लॉग में चेंज कर दिया तो 2.33 log I0/IT इज इक्वल टू kx, या log I0/IT इज इक्वल टू k अपॉन 2.33 इंटू x। अब यहाँ पर हम k अपॉन 2.33 को k डैश मानेंगे। क्या मानेंगे हम यहाँ पर इसको k डैश मानेंगे। तो हमने यहाँ पर k डैश माना तो log I0/IT इज इक्वल टू k डैश x। ठीक है ना, यहाँ k डैश को हम एक दूसरा स्थिरांक कहते हैं, इसे हम यहाँ पर विलोप गुणांक या विलोपन गुणांक कहते हैं। इसको हम एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर हम log I0/IT को अवशोषणांक, एब्जॉर्बेंस या विलोपन या ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व भी कहते हैं। तो हम कहते हैं D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू log I0/IT इज इक्वल टू k डैश x। अगर हम आगे देखें तो यहाँ देखते हैं हम एक नया रिलेशन, D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू log I0/IT इज इक्वल टू k डैश x, या A प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवशोषणांक होता है वो किसके जो है उसकी मोटाई के, माध्यम की मोटाई के समानुपाती होता है। यानी कि समांतर किरण पुंज किसी अवशोषक पदार्थ में अविलंब प्रवेश करती है तो अवशोषणांक किरण पुंज द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी नमूने की मोटाई x वाला द्वारा पारगमित विकिरण की तीव्रता तथा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुपात को पारगम्यता कहते हैं। यानी कि t बराबर हो गया बेटा IT अपॉन I0। इसी तरीके से हम बियर के नियम को भी परिभाषित कर सकते हैं। बियर के नियम को कैसे परिभाषित करेंगे? लैम्बर्ट के अनुसार प्रकाश का अवशोषण पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करता है, लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण में विलयन लेते हैं। मात्रात्मक विश्लेषण में हम कह सकते हैं कि जो यदि अवशोषक माध्यम से एक तनु विलयन के रूप में हो तो आपतित व पारगम्य प्रकाश की तीव्रताओं में क्या संबंध होगा, अर्थात यौगिक की सांद्रता का प्रकाश के अवशोषण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन बियर ने किया। बियर ने यह बताया कि उसके जो है अवशोषणांक होता है वो सांद्रता से किस प्रकार से संबंधित होता है। बियर के अनुसार जब कोई समानांतर एकवर्णी प्रकाश की किरण पुंज किसी तनु विलयन समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, प्रवेश करती है तो अवशोषणांक या विलोपन गुणांक विलयन की सांद्रता का समानुपाती होता है, अर्थात A प्रोपोर्शनल टू C या A इज इक्वल टू k डैश C। यहाँ पर हम k डैश को समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं। इसी तरीके से हम जो है बियर के नियम को परिभाषित करते हैं।
लैम्बर्ट बियर या बियर लैम्बर्ट नियम को, यदि दोनों नियमों को हम एक साथ मिला दें, यदि दोनों नियमों को हम एक साथ मिला दें तो फिर हम लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू सी एक्स, ए प्रोपोर्शनल टू सी एक्स, दोनों को एक साथ मिलाने में ए प्रोपोर्शनल टू सी एक्स या ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एक्स। यहाँ पर एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन को बोलते हैं हम मोलर विलोप गुणांक या मोलर विलोपन गुणांक कहते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। इस तरीके से हम जो है यहाँ देखते हैं कि हमने लैम्बर्ट के नियम और लैम्बर्ट बेयर के नियम को हमने परिभाषित किया। तो ये इस तरीके से हम प्रकाश अवशोषण के नियम को परिभाषित कर सकते हैं। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।